हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर 2। टाइटल है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली क्लासों में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सेल के बारे में। तो सेल जो है ना, वो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है, जीवन है, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी है, पेड़ पौधे हों, वो सारी बॉडी जो है ना, वो उसकी एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट है जो सबसे छोटी है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। तो जैसे आपने पिछली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में लर्न किया होगा, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप अभी इसको याद कर लो। ठीक है बच्चे, तो आपने जो नाम आपके याद हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये सारे जो नेम है ना, ये कंपोनेंट हैं सेल की। तो सेल एक बहुत विस्तृत जो है सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सेल कोई एक मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है। इसके अंदर में छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। पहले तो देखो, ये सेल जो है, हम खुद ही इनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते सीधा, है ना। तो उसके देखने के लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो बाद में देखो, ये धीरे धीरे खोजें होती रही हैं। ठीक है बच्चों, पहले सेल को देखा गया सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, जिसको माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं हम। उसके बाद सेल के अंदर जो कुछ पाया जा रहा है उसको देखा गया। तो उनके ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं। न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बॉडी है यहाँ पे लिविंग बॉडी है, ओके, तो वो किस चीज़ की बनी हुई है? सेल की। उसका सबसे छोटा जो पार्ट है किसी भी बॉडी का, वो क्या है? सेल। सेल आगे मिल मिल के, कई मिलियन जो सेल मिल के एक बॉडी तैयार कर देते हैं। ठीक है बच्चे। और पहले तो देखो, सेल होता है छोटा सा, वो हमें दिखता नहीं। उसके बाद कई सेल मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। फिर आगे लाखों करोड़ों सेल मिल के ऑर्गन बना देते हैं। और आगे ऑर्गन, कई सेल मिल के ऑर्गन सिस्टम, और फिर बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारी बॉडी। तो इसको हम देखते हैं बच्चों कि आपके बुक में जो डिटेल्स लिखी हैं सेल की, वो क्या क्या है ना। तो पहले तो ये जानना अति ज़रूरी है कि आखिर सेल है क्या। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स वो कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है डिफरेंट पार्ट का सेल के अंदर। ठीक है। और सेल की संरचना, स्ट्रक्चर कैसी है, वो क्या कार्य करते हैं सेल हमारी बॉडी में। ये मतलब हर एक चीज़ को जानना ज़रूरी है सेल के बारे में, तभी तो हम पूरी लाइफ, पूरी बॉडी को जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। It is widely accepted amongst the scientific community that life originate in water। तो देखो, थोड़ी सी इंट्रो दिखाई गई है कि लाइफ कहाँ से बिगिन होती है। तो हमने ये तो देख ही लिया ना कि जो सेल है वो हर लाइफ का एक छोटा हिस्सा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो है सेल, वो लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। तो देखते हैं। तो ये बहुत एक्सेप्टेड चीज़ है अमंग साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बहुत माना है। जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, मतलब साइंस साइंटिस्ट का जो ग्रुप है, ठीक है बच्चे, उसको हम साइंटिफिक कम्युनिटी बोलते हैं। तो जैसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट हो गए, अमेरिकन के साइंटिस्ट हो गए, यूके के साइंटिस्ट, ये सारे जो है ना, अलग अलग क्षेत्र के, ये पूरा क्या बनाते हैं? साइंटिफिक कम्युनिटी। तो उनमें ये बहुत ही ये मानता है उनके अमंगस्ट दैट लाइफ ओरिजिनेट इन लाइफ वाटर, कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था सबसे पहले धरती पे, वो वाटर में हुआ था, पानी में हुआ था। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ मे हैव ओरिजिनेटेड स्मॉल वाटर पूल्स। कुछ जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
वो ये बिलीव करते हैं, इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि लाइफ शायद छोटे पानी के झरने से शुरू हुई है, विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन रैदर दैन इन द ओशियंस। तो उनका मानना है कि ये क्यों वहाँ से शुरू हुई है वाटर पूल में, क्योंकि वहाँ पे चेंज हुआ है एनवायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है बच्चों, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी रहती हैं, मान लो यहाँ पे बहुत सर्दी गर्मी थी, बाद में धीरे धीरे वहाँ पे पानी ठंडा होने लगा, है ना, या फिर जहाँ का टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशन आ गई, जहाँ उसमें फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर थी जो वाटर की वो चेंज हो गई। ठीक है बच्चे, तो ये रहती हैं एनवायरमेंटल चेंज। तो उनका मानना था कि ये ओशियन में नहीं हुआ था, रेदर देन इन द ओशियंस। तो होता है ना, कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं ये तो समुंदर से शुरू हुई थी, पहली जो मतलब लाइफ थी, है ना, पहला जीव था वो कहाँ पे पैदा हुआ था, वाटर पूल में। आगे देखते हैं, हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट्स। तो गर्म पानी के जो झरने होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, वो एक उदाहरण है ऐसे एनवायरमेंट्स का जहाँ पे चेंज होती रहती है। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुग्गा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो जहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बच्चों इंडिया की, तो इंडिया में ऐसे गर्म झरने वाला एक स्थान बताया गया है जिसको हम पुग्गा वैली बोलते हैं। वैली का मतलब कोई भी घाटी जहाँ के मतलब थोड़ी छोटी छोटियाँ माउंटेन्स रहती हैं उसको वैली बोलते हैं। ये कहाँ पे है, लद्दाख पे। तो जहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है, वेरी हाई टेम्परेचर, वो बहुत गर्म रहता है, मतलब उस झरने का पानी नियरली एट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, जैसे हम बोलते हैं कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल करता है, ऐसा ही उसका हाई टेम्परेचर पुग्गा वैली का जो एक हॉट स्प्रिंग है रहता है। इवन इन ए कोल्ड क्लाइमेट, चाहे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, पता ही है ना बच्चों को लद्दाख में बहुत बर्फ़ पड़ती है, वो ठंडा इलाका है वो। These environmental conditions seem to be similar to those on the early earth। तो ये जो environmental condition है ये वैसी की है जैसे हमारी अर्ली वाली अर्थ थी, जब अर्थ का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चे, तो हमने पढ़ा है ना कि अर्थ जो था वो पिघला हुआ एक गोला था, जलता हुआ आग था। ठीक है, वो धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुआ, तो फिर ठंडा पानी भी गर्म था वहाँ का, पानी भी ठंडा हुआ, ओशियंस वगैरह में जो है वो हॉटनेस से वो धीरे धीरे कोल्डनेस में चली गई। तो ऐसी ही एक कंडीशन अभी भी पाई जाती है हमारे इंडिया में, जिसका ये उदाहरण ले रखा है कि जैसी कि अर्थ जब मतलब जन्म हुआ था अर्थ का, तब थी। कब हुआ था जन्म, अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो इतने बिलियन साल पहले जब अर्थ का जन्म हुआ था। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। तो जो इन झरनों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है ना बच्चे, तो वो कैसे हैं, वो गर्म चीज़ को बहुत चाहते हैं, मतलब गर्म को भी वो पसंद करते हैं, हीट लविंग बैक्टीरिया है जिसको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया आज भी इन झरनों में, जो हॉट वाटर के झरने हैं, स्प्रिंग्स हैं, उनमें पाए जाते हैं। इनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। थर्मो का मतलब रहता है बच्चों हॉट, ठीक है, हॉट जहाँ की कंडीशन रहती है ना, गर्म जिसका नेचर रहता है, हॉट वाला नेचर, उसको हम थर्मो बोलते हैं। फाइल्स मतलब बैक्टीरिया, तो थर्मोफाइल्स ये एक टर्म है जिसका मतलब हीट लविंग बैक्टीरिया विच आर यूनिसेलुलर। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, है ना, ये सब आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में। तो ये दो सेल टाइप के सेल होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर रहते हैं, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या रहता है कि वो उसकी जो बॉडी है एक सेल की है बस, वो एक सेल की बॉडी है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। खुद जो सेल है वो अपने आप में एक जीव है वहाँ पे। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारी हम खुद जीव हैं। देखो ह्यूमन क्या है, एक खुद एक लिविंग बीइंग है, बट इसमें सेल मिलियन
की काउंट में सेल हैं ना, तो वो खुद अलग अलग सेल तो जीव नहीं है ना, हम पूरा मिलके उस सेल का मिलके हम क्या बन गए, एक पूरी बॉडी और एक लिविंग बीइंग बन गए, है ना बच्चे। बट जो यूनिसेलुलर रहते हैं वो खुद एक बैक्टीरिया सेल भी हैं और वो एक जीव भी है, ऐसे काम कर रहे हैं वो, तो उसको हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया कहते हैं। तो पहले जो लाइफ मतलब अर्थ पे स्टार्ट हुई थी तो वो यूनिसेलुलर से ही हुई थी बच्चों। बाद में सेल की डिवीज़न हुई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इवॉल्व हुए, है ना। तो ये बोला गया है कि ये प्रडिक्शन है कि ऐसे ही जो लाइफ थी वो साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने देखा है कि ऐसी लाइफ शायद में भी स्टार्ट हुई हुई होगी अर्थ पे, है ना, जब पहली बार कोई भी जीव धरती पे आया होगा। साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिलियो साइंसेस लखनऊ, तो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है बच्चों, बीरबल सानी नाम का इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में है। ठीक है बच्चों, तो वो इस इंस्टीट्यूट में क्या काम होता है, क्या कौन सी स्टडी होती है, पिलेआउ साइंस की। पिलाउ साइंसेस मतलब बच्चों वो साइंस होती है जब मतलब मरे हुए जीव जो धरती के अंदर दफन होते रहते हैं मिलियन साल पहले, है ना, डेड एनिमल रहते हैं, वो उसकी खुदाई होती है बाद में, तो उसको निकाल के फिर वो उसकी स्टडी करते हैं, जो भी उसके रिमेनिंग रहते हैं बॉडी पार्ट्स कि ये क्या था। जैसे डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, डायनासोर क्या था, एक ऑर्गेन लिविंग बीइंग था, जो ऑर्गेनिज्म था जो धरती पे कई हज़ार साल पहले पाया जाता था। उसके हूबहू हड्डियाँ जो भी उसके रिमेनिंग थे बॉडी के वो निकल रहे हैं आज भी धरती से। तो वहीं से तो अंदाजा लगाया गया था ना कि ये जो है कोई जीव था यहाँ पे, है ना, तो किसी ने देखा तो नहीं है ना। तो इस साइंस को हम बोलते हैं पेलेआउ साइंस, ये लखनऊ में है, इसका इंस्टीट्यूट है। स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स, तो उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग जो थे उनको स्टडी किया, जैसे कि लद्दाख में पाया गया था। एंड फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मड रैपिडली अराउंड दैम, तो उन्होंने देखा कि इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये कैल्शियम का ही एक रूप होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आज भी लिविंग बींग्स में पाया जाता है और जैसे हमारी हड्डियां हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी रहती हैं। फॉर्मड रैपिडली अराउंड दैम, तो उन हॉट झरनों में क्या होता है ना, ये बहुत तेज़ी से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ की मिट्टी में मौजूद है, मतलब यहाँ जो भी है यहाँ पे, है ना। द डिपोजिट्स में हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना, ये बॉडी के ऊपर जमा होता रहता है, जो भी लिविंग बीइंग है उनकी बॉडी के ऊपर ये डिपोजिट का मतलब क्या रहता है बच्चों, किसी चीज़ का धीरे धीरे ऐड होते जाना, तो ये धीरे धीरे उसकी बॉडी पे ऐड होता चला गया, डिपोजिट होता चला गया। तो शायद हो सकता है कि इसने प्रोटेक्टेड किया हो किसको, जो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है बच्चों, कि मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो पदार्थ हमारी बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी थे, कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई है। ठीक है बच्चे, उसमें कार्बन मेन है उसमें। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि वो पदार्थ, वो केमिकल जो ऑर्गेनिक रहते हैं नेचर में, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता था। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो लाइफ, तभी तो लिविंग बीइंग्स सेल्स बन पाएंगे ना, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट है किसी भी लिविंग बीइंग्स के लिए। तो ये हार्मफुल रेडिएशन से इनको प्रोटेक्ट करते रहते थे। एंड एक्सट्रीम कंडीशन मतलब जो भी वहाँ पे बुरे हालात वाली ज़िंदगी थी, एक्सट्रीम कंडीशंस। तो क्या ज़िंदगी थी वहाँ पे, पानी बहुत गर्म है, ठीक है बच्चों, बहुत मतलब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहाँ पे, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ की। एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द बैरियर दैट डिफाइंस ए सेल। तो शायद यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दे मे, तो उन्होंने ही शायद ये चीज़ को हेल्प की है, आल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो
कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी सेल हो बच्चों, तो उसके बाहर बाहर ना एक लेयर रहती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। तो ये जब प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से। तो ये वो चीज़ को अंदर सेल तक जाने देती है जो उसको चाहिए, और जो चीज़ सेल को नहीं चाहिए उसको या तो रोक देती है बाहर, या फिर वो उसको निकाल देती है सेल से, सेल की बॉडी से अंदर से। तो इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे हमारी घर की चार दीवारी होती है ना, तो अंदर कोई आता नहीं, या जब हमने जाना है तो एक खिड़की या डोर रख लेते हैं तो बाहर चले जाती हैं आराम से। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो अंदर ले आते हैं, दरवाज़ा खोल के जो हमें चाहिए वो नहीं चाहिए वो बाहर निकाल देते हैं, या उसको बाहर ही रुकने देते हैं, या उसको कुंडी लगा देते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये एक उदाहरण है समझाने के लिए कि मेम्ब्रेन है कोई ऐसी, ठीक है बच्चे, जो हर सेल में रहती है। ये एक बैरियर है। बैरियर मतलब जो किसी चीज़ को अंदर जाने से रोकता हो या बाहर निकलने से रोकता हो, तो उसको हम बैरियर बोलते हैं। मतलब बिना इजाज़त के ना तो वो अंदर जाने देता है किसी चीज़ को, ना बाहर निकलने देता है। तो वो सेल को डिफाइन जै सेल, तो वो सेल की बॉडी को डिफाइन करता है कि जहाँ तक इसकी बॉडी है। अगर ये मेंबर नहीं होगी किसी भी सेल में तो क्या करेगा होगा सेल में, तो वो सेल की बाउंड्री कोई नहीं होगी, तो वो छोटा या बड़ा होता चला जाएगा खुद ही। उसका साइज कभी इंक्रीज़ हो गया, कभी डिक्रीज़ हो गया। तो ये उसको बांधे रखती है, मतलब डिफाइन करती है उसको, है ना, जिसका मतलब ये है। तो मैं बच्चों थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पूरी तरह से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बस ऊपर से पढ़ लिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, ऐसा नहीं करना है। आपको बड़े ध्यान से हर एक लाइन, हर वर्ड को देखना पड़ेगा, तभी ये पूरा लेसन समझ में आएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सारे जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल के बने हुए हैं। ये बार बार हम बता रहे हैं आपको। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट्स। तो सेल वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस बेसिक लेवल पे चला जाता है जहाँ पे लाइफ मौजूद होती है, लाइफ एग्जिस्ट। तो जहाँ पे भी आपको लिविंग बीइंग मिलेगा, जहाँ को भी आपको कोई प्लांट मिलेगा, तो उसका जो बेस है, उसकी बॉडी है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। ये मतलब है इस लाइन का। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और जीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। माइक्रो का क्या मतलब होता है, बहुत छोटे, जिसको देखने के लिए किसी जंतर की ज़रूरत हो, जो हमें अनएडेड आई से नहीं दिख पा रहे हों, उसको हम जूनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है, जीस्ट है, सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है, और इसका एक सेल रहता है, ओनली वन सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। while others like plants, fish, birds and humans are made up of millions of cells। तो ऐसे जीव भी हैं जैसे बर्ड, फिश, है ना, मतलब हमारी बॉडी ये मिलियन सेल के मिलके बने हुए हैं, जिसको हम मल्टी सेलुलर भी बोल देते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल का बना हुआ, दैट वर्क टूगेदर। और मल्टी सेलुलर में क्या है, वो सारे सेल मिलके काम करते हैं, वर्क टूगेदर। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज, फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। तो जो ग्रुप सेल का एक जैसा हो, सिमिलर सेल्स ग्रुप, और वो एक ही काम कर रहे हों और फंक्शन सिमिलर, उनको हम मिलके क्या बनाते हैं, वो फॉर्म टिश्यू। तो वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू इसके आगे की एक यूनिट होगी लाइफ की। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक जैसे सेल, मतलब सेल के अलग अलग टाइप होते हैं बच्चों बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी एक जैसे सेलों की बनी हुई है हमारी। जिसका जैसा काम है, जैसी संरचना है, उसी आधार पे वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि एक जैसे सेल हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, कॉमन काम कर रहे हैं एक ही। ठीक है बच्चों, वो ये नहीं है कि दूसरा उसका पड़ोस वाला सेल कुछ और कर रहा है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, ऐसा नहीं। वो
उसका काम एक ही है सारे सेलों का। ठीक है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। आगे देखते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेन, और डिफरेंट जो टिश्यू है आगे चल के वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मतलब वो एक जैसी संरचना बना लेते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। ऑर्गेन मतलब कोई भी अपना अंग होता है ना बॉडी का, उसको हम ऑर्गेन बोलते हैं। जैसे अपना हार्ट है, अपनी आई है, अपना अंदर से किडनी है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेन। एंड सेवरल ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम्स, और कई ऑर्गेन मिल मिल के जो काम करते हैं, वर्क टुगेदर, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाद में वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो ऑर्गेन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों, जहाँ पे क्या है, कोई एक ऑर्गन तो कुछ नहीं कर सकता। मान लो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी अंतड़ी, तो वो सारा काम कर लेगी डाइजेशन वाला, नहीं कर पाएगी ना। तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, दांतों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर अपनी फूड पाइप रहती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर स्टोमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसको लीवर, ये सारा पैनक्रियाज, इनका ये जो अलग अलग ऑर्गन है, इनका क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो ये एक ही काम है इनका सबका, बट ऑर्गन अलग अलग हैं, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या फंक्शन है, उसका टारगेट क्या है कि उन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना है। तो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम बने रहते हैं बॉडी में। बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। तो जहाँ पे लिखा हुआ है सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये देखो, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपकी बुक में बताया गया है। ठीक है बच्चों, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पर बता दिया आपको। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जो हमारी सांस क्रिया के संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमें सांस लेने में मदद करता है। तो अकेले जो लंग्स हैं वो कुछ नहीं कर सकती, उसको ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे नाकों की पोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम नेज़ल पोर बोलते हैं। स्टार्ट तो जहाँ से होगी ना एयर इंटर करनी, हमारी नाक से। ठीक है, उसके बाद नेज़ल कैविटी, अंदर वाला नाक हो रहता है एक छोटा। तो ट्रैकिया, वो ट्रैकिया क्या है, एक पाइप जैसी है जो जिसके थ्रू एयर अंदर चली जाती है, बांसुरी जैसी एक संरचना है। तो फिर आके लंग्स हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हो जाता है अपना। आगे देखो, इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, organs and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms। चाहे कि सेल जो है वो कुछ भी बना दे, ऑर्गेनाइज होके मिलजुल के, जो वो टिश्यू बना दे, वो ऑर्गन बना दे, वो ऑर्गन सिस्टम बना दे, बट फंडामेंटल यूनिट जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, सेल ही है। तो क्योंकि सेल सेल से ही तो सारा कुछ बना हुआ है ना, सेल के जुड़ जुड़ के टिश्यू बने हैं, ऑर्गन बने हैं। बट हमने क्या स्टडी करना है, बेसिक सेल को स्टडी करना है, उसकी संरचना को स्टडी करना है। This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities। तो ये हमें बहुत ही हैरान कर देता है, मेक अस वंडर, कि कैसे छोटे छोटे सेल हैं इस तरह के, सच टीनी सेल्स, टीनी मतलब वेरी स्मॉल, परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो वो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की, उसको करते रहते हैं। ये बहुत ही हमें अचंभित कर देती है ये चीज़, इतनी छोटी सेल है। देखो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, एक सेल के अलग अलग कौन से पार्ट्स हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेल अकेला कुछ नहीं कर सकता, सेल के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं रहती हैं, जिसको हम सेल के कंपोनेंट्स बोलते हैं। कई बार इसको सेल ऑर्गेनेलिज भी बोला जाता है बच्चों। तो ये जो है ना, ये सारे मिलके काम करते हैं, सेल के अंदर भी उसके पार्ट बने हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारा लंग्स हैं, वो रेस्पायर का काम करता है, हमारा हार्ट है वो
ब्लड को पंप देने का काम करता है, हमारे किडनी है वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू यूरिन। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट बने हुए हैं। तो सेल तभी तो बोला जाता है ना बेसिक यूनिट है लाइफ की। आगे देखते हैं, विद ईच अदर, हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कैसे सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम अपने रिश्तेदार को फ़ोन कर देते हैं कि भाई हम ठीक ठाक हैं, वो बोलता है कि हाँ हम भी ठीक हैं, तो ये कम्युनिकेट हो गया ना एक तरह का। तो हमारी सेल जो हमारी बॉडी के किसी और पार्ट में मौजूद है, मान लो वो हार्ट वाले के पार्ट में मौजूद है, ठीक है, तो वो किडनी वाले के साथ कैसे कंटेक्ट करते हैं, है ना। वो तो हैरानी वाली गल। डू सेल्स लिव फॉर एवर, क्या सेल हमेशा रहते हैं, और दे डाई, या फिर वो मरते भी रहते हैं। हाँ बच्चों, वो मरते रहते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उनकी भी एक लाइफ साइकिल रहता है, वो डाई भी होते रहते हैं और न्यू वंस क्रिएट होते रहते हैं उसके बाद। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एज वी इंटर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। जैसे ही हम इस अद्भुत दुनिया में जाएंगे ना सेल की, फैसिनेटिंग मतलब बहुत हैरान करने वाली कोई भी चीज़, तो दुनिया है वो सेल की। तो इन आंसर को हम एक्सप्लोर करेंगे, इन क्वेश्चन को उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वी विल एक्सप्लोर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के हम आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हम इस अजीब दुनिया में चले जाएंगे द सेल की। तो जो वो अजीब दुनिया में हम कैसे जाएंगे, जब हम इसको पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, जो भी लिखा है उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो सारी दुनिया सेल की आपकी बुक के अंदर ही है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं 2.1 हाउ टू स्टडी सेल्स। अब सेल को स्टडी कैसे करें हम, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना बच्चों। तो सेल को स्टडी करना, पहले तो सेल को खुद देखना ही बड़ा मुश्किल है, बाद में उसको स्टडी करना, उसके अंदर क्या है, क्या काम करता है वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सपोज आपने कहीं पे जाना है, किसी गांव में किसी के पास आपने मिलने जाना है, पहले तो आप उसका अता पता ढूंढोगे, फिर उसका घर ढूंढोगे, फिर उसके घर के अंदर देखोगे कि बंदा है भी या नहीं है ना। तो पहले तो सेल को ढूंढना है हमने, उसके बाद सेल के अंदर क्या काम कर चल रहा है वो ढूंढना है। बट आपने तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सब कुछ पहले से ही साइंटिस्ट ने ढूंढ रखा है, आपको सिर्फ उसको जांचना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है बस, ठीक है बच्चों। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी, तो टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टेंस। तो हम उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे जो हमारी आँखों में रहती है, योग्यता है हमारी आँखों की, एक एबिलिटी है कि वो बहुत नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उसको अलग अलग देख सकता है। कि ये जैसे आपने दो लाइट्स देख ली, सपोज किसी रूम में, एक रेड कलर की देख ली, एक वाइट कलर की देखी, तो एक एक नज़र सी है ना, बट वो आपको तुरंत अंदाज़ा लग जाएगा कि ये तो रेड वाली है और ये वाइट वाली या ग्रीन वाली है, तो दोनों कलर अलग अलग हैं। तो जो दो लाइट्स हैं वो दो हैं, एक नहीं है। तो यही इस लाइन में लिखा हुआ है, व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। दो बहुत नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट्स जो कोई वस्तु है उसको हम सेपरेट डिस्टिंक्ट कैसे देख लेते हैं, अलग अलग करके कैसे देख लेते हैं, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। इमेजिन टू टीनी डॉट्स ड्रॉन ऑन ए पेपर, पीस ऑफ पेपर। मान लीजिए आपने एक पेपर लिया कागज़, उस पर दो छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ कर दिए पेंसिल्स की सहायता से। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर, जब आप डॉट को अपनी आँखों के पास लेके आओगे उस कागज़ को, उस पेपर को, देयर कम्स ए पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। तो एक ऐसा मतलब दूरी निश्चित हो जाएगी, ऐसा पॉइंट आएगा कि आप उसको अलग अलग देख ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा ये तो एक ही पॉइंट है। आप करके भी देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ। तो वो अलग अलग नहीं रहे, अब ज़्यादा देर तक वो अलग अलग नहीं रह सकते। नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट वैन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई।
जब आप इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखते हो, जिसको हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, आँखों का, मनुष्य की आँखों का, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। तो देखो ये एबिलिटी है आँखों की कि जब हम 25 सेंटीमीटर से कोई भी दो बिंदु देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो वो अगर इतना नज़दीक में रखे होंगे ना कि 0.12 mm के फासला भी उनमें नहीं रहता। 0.12 mm बहुत छोटी एक दूरी है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उसमें भी आप उसको अलग अलग देख सकते हो, इतनी बढ़िया एबिलिटी दी है हमें आँखों की। अदरवाइज दे अपीयर एज ए सिंगल पॉइंट। जब हम इसको 25 से नज़दीक कर लेंगे या दूर कर देंगे उस ऑब्जेक्ट को या पॉइंट्स को, तो वो एबिलिटी दूर हो जा, खो देंगे हम उसको, फिर वो हमें अलग अलग दो पॉइंट नहीं दिखेंगे, तो वो सिंगल पॉइंट दिखेगा, बियर एज ए सिंगल पॉइंट है। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो हमने देखो वो चीज़ों को अब माइक्रोस्कोप में देखना है जो बहुत टीनी है, जिसको हम अनएडेड आई से या नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे, तो उसको देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें जो सेल है वो बहुत मतलब बारीक चीज़ है, तो उसको देखने के लिए पहले हमें अपनी रेजोल्यूशन को देखना पड़ेगा, ह्यूमन को वो है कितनी। तो वो 0.1 mm तक की है वो रेजोल्यूशन। A cell is actually too small to be seen by the unaided eye. फिगर 2.1। तो सेल तो बहुत छोटी चीज़ है जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिख सकती। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक हमारे आगे एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कि हम इसको अब देखें कैसे। हाउ हैव सेल बायोलॉजी स्टडीड। तो वो बंदे जिन्होंने किसी लिविंग बीइंग्स को स्टडी करना है, जिसको हम बायोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, तो स्टडी करना है उनको, ठीक है। तो उनको क्या स्टडी करना है, सेल को। तो वो कैसे देखेंगे अब इसको, जिसमें ये भी देखना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है सेल की, उसका फंक्शन कैसे हैं, दैट आर मच स्मॉलर दैन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो वो जो सेल है ना, वो तो हमारी लिमिट है जो आँखों की रेजोल्यूशन करने की, उससे भी बहुत छोटे हैं। 0.12 mm से भी वो छोटा है सेल। तो वो हमें अनएडेड आई से तो दिखेंगे ही नहीं। ओके बच्चे, यू हैव लर्नड अबाउट कन्वेक्स लेंस। आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में सुना होगा बच्चों, ठीक है। एक तरह का लेंस ही रहता है, जैसे हमारी आँखों के जो चश्मे होते हैं वो भी ये लेंस की ही टाइप रहती है। वो दो तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स रहता है, एक कनकेव। तो जो कन्वेक्स रहता है ना, उनमें एक मतलब पावर होती है कि वो बहुत छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा देते हैं, कन्वेक्स वाले। तो उसके बारे में हम देखते हैं। कन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या तो एक कन्वेक्स लेंस लेना है आपने, या कई कन्वेक्स लेंस लेने हैं इकट्ठे, यही बोला है। कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या कई सारे लेंस लेने हैं। एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो, जब हम दो से अधिक लेंस लेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे लेंस का, तो उसमें एक तो आई पीस वाला लेंस लेंगे। आई पीस का लेंस कौन सा रहता है बच्चों, जो हमारी आँखों के पास में रहता है। जब हम माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि आई पीस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है। जहाँ पे हम अपनी पाइप सी होती है ना एक, वहाँ पे ऊपर जाके ना एक लेंस रहता है, जहाँ पे हम अपनी आई को रखते हैं पाइप के ऊपर, तो उसके थ्रू में हम नीचे देखते हैं। माइक्रोस्कोप देखा है ना आपने कभी, माइक्रोस्कोप एक पाइप सी लगी रहती है, जहाँ पे हम अपनी आँख को रख के देखते हैं ना, वो आँख के बिल्कुल नज़दीक में एक लेंस होता है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, आई पीस। तो वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो दूसरे वाला जो बिल्कुल नीचे रहता है, जो जहाँ पे हमने किसी भी स्पेसिमेन को रखना है, जो हमने स्टडी करना है, स्लाइड बना के आपने पढ़ा होगा ना पिछली जमात में, क्लास में, या आपने अभी भी कुछ मतलब
आपको अंदाज़ा हो कि ऐसे माइक्रोस्कोप में देखते हो तो एक स्लाइड बनाते हैं उसमें। तो स्लाइड वाला जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट आपने देखना है, जैसे सपोज आपने सेल को देखना है कि सेल को हम नीचे रखेंगे उस पाइप के, तो जहाँ पे वो सेल को रखा गया है जो जिसको हमने देखना है माइक्रोस्कोप में, तो वो वाला वहाँ पे एक लेंस रहता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो ये दोनों लेंस मिलके क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट देखो इतना टीनी है कि वो हमें अनएडेड आई से तो दिख नहीं पा रहा। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, सेल है। सेल बहुत छोटा है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। ये जो बड़ा करने का प्रोसेस है इसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। एक्चुअल में वो बड़ा नहीं होता, वो हमें दिखता बड़ा है, मतलब इसी पावर को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मेक इट अपीयर लार्ज, जो वो नॉर्मल साइज से हमें बड़ा दिखने लग जाए। पहले तो दिखता ही नहीं है, फिर वो बड़ा करेंगे, हमें बड़ा दिखना शुरू होगा तभी तो दिखेगा ना। तो एक साइंटिस्ट का नाम बताया गया है, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट person to observe a cell in 1665 using a self designed microscope। तो रॉबर्ट हुक के नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, वो उसने ये चीज़ की खोज की थी कि सेल में कोई चीज़ है, मतलब सेल कोई चीज़, सेल जो लिविंग बींग्स में कोई है कुछ। तो सेल के बारे में पहले उसने बताया था, कब, 1665 में। तो उसने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। जो माइक्रोस्कोप उसने इस्तेमाल किया था वो उसने खुद बनाया था, सेल्फ डिज़ाइंड। उसने देखो भाई माइक्रोस्कोप ही बनाना पड़ा था उसको, बहुत बड़ी खोज थी उसकी। तो वो माइक्रोस्कोप क्या करता था, कैपेबल ऑफ अबाउट 200 to 300 एक्स मैग्नीफिकेशन। तो एक्स में होते हैं ना, पावर होती है किसी भी लेंस की। तो वो इस जोके था कि वो 200 से लेके 300 गुना तक उसको मैग्नीफिकेशन कर सकता था, उसको बड़ा दिखा सकता था। सपोज कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सेल की एग्जाम्पल ले लो, वो 1 mm का है, तो वो 200 mm उसका साइज बन जाएगा, या 250 mm, 300 mm, इतना बड़ा दिखने लगेगा वो। ये मतलब है इसका मैग्नीफिकेशन का। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 को ये चीज़ की खोज की थी। एक्चुअल में उसने सेल को देखा ही नहीं था, सेल तो बाद में, मतलब किसी और साइंटिस्ट ने जाके देखा था, ब्लड सेल को। ठीक है बच्चों, तो उसने तो एक सेल नाम दिया था, तो देखा तो उसने भी था कुछ। उसने क्या देखा था, किसी प्लांट के कॉर्क को देखा था। वो कॉर्क ऐसा था जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने रहते थे, तो उसने उसने उसका नाम ही रख दिया सेल। तो सेल की खोज तो बहुत बाद में हुई थी। ये आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, या तो 8th में शायद आता होगा सिलेबस में आपके, या 7th में। तो आप देख लियो, शायद 8th में रहता होगा मेरे हिसाब से। तो इधर इन्होंने ना एक एक चार्ट सा बना रखा है, वो उसको हम देखते हैं क्या है इसमें। इसके नीचे लिखा हुआ है फिगर 2.1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड आई टू एडेड आई। तो ये ऑब्जेक्ट का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, उसके साइज बताए गए हैं, तो उसकी विजिबिलिटी दिखाई गई है, मतलब उसको हम देख कैसे सकते हैं। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीन्स पावर टू सी। कब, जब हम उसको किसी जंतर की मदद के बिना देख रहे हैं, अनएडेड है, मतलब हम सीधा आंखों से देख रहे हैं, और जहाँ फिर एडेड आई से देख रहे हैं, उसमें हम माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब उसको स्टडी कर रहे हैं। देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। ये यहाँ पे दिखाया गया 1 किलोमीटर तक का कुछ भी। ठीक है बच्चों, ये एक साइज लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 100 मीटर तक हम क्या देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर तक हम रॉकेट, रॉकेट दिखाया गया है यहाँ पे ना, ये देखो रॉकेट। इसकी किलोमीटर में इसकी हाइट रहती है, और 100 मीटर तक हमारा क्या रहता है, ट्री। उसके नीचे आएंगे तो हमें 10 मीटर तक नीम ट्री, या फिर ह्यूमन बॉडी
ये देखो ये बच्चा दिखाया गया ह्यूमन बॉडी वाला। और 1 मीटर तक हमारे पक्षी वगैरह रहते हैं, या कुछ एनिमल भी आ सकते थे इसमें, जैसे गोट, सीप। और 12 mm तक जो है हमारा चिकन एग, 1 सेंटीमीटर हमारा फिश एग, फिश का एग रहता है वो 1 सेंटीमीटर तक का साइज रहता है उसका। अमीबा 12 mm में आ जाता है, तो ये सेंटीमीटर का से छोटा पार्ट है 12 mm। 1 माइक्रो mm 12 mm से भी छोटा रहता है। इसमें हमारे प्लांट सेल, एनिमल सेल ये 100 माइक्रोग्राम मिलीमीटर तक रहते हैं। 100 माइक्रोमीटर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। ये मिलीमीटर से भी छोटे रहते हैं इससे भी। तो आगे हमारा 10 माइक्रोमीटर के साइज में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वही जो सेल के अंदर में पाया जाता है। और मोस्ट बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया भी हैं जो इस साइज में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक पार्ट है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। ये सेल का पार्ट है एक। उसके बाद माइक्रोमीटर के नीचे जाएंगे तो हमें नैनोमीटर आएगा बच्चों। क्या आएगा? नैनोमीटर। नैनोमीटर में स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस वो होते हैं वो 100 नैनोमीटर तक रहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम भी एक सेल का ही पार्ट है बच्चों, उसका साइज बहुत छोटा है, 10 नैनोमीटर NM। 12 NM तक बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो बहुत सबसे छोटा है 0.1 नैनोमीटर। देखो बच्चे ये सारा कुछ देख सकते हैं हम कैसे, किसी जंतर की सहायता से, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह से। तो अब तो माइक्रोस्कोप भी बहुत पावरफुल जो उन्नत हो चुके हैं हमारी साइंटिफिक दुनिया में। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। तो जहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है देखो, ये जो है हम मतलब ग्रीन पट्टी में दिखाई गई है। देखो ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ है अनएडेड आई। तो ये तो हम अपनी सीधी आंखों से देख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसको देखने के लिए। उसके बाद हमारा रहता है लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपकी लेबॉर्ट्री में रहता है ना पाइप वाला, वो उसके 2 लेंस रहते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने बोला था अभी, वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है। एक्चुअल में लाइट का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी के थ्रू काम करता है वो, उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो आपकी लेबॉर्ट्री में होगा, आप देख सकते हो उसको क्लास वगैरह या लेबॉर्ट्री में जाके। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बिजली का एक यंत्र रहता है माइक्रोस्कोप जो बिजली से काम करता है। ये जो है ना नैनोमीटर तक की, माइक्रोमीटर तक की जो रेंज है बहुत छोटे हैं ये वाले। राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल, एटम, ये सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं। और ये वाले जो हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, फिश एग तक हम नंगी आँखों से भी देख सकते हैं, बट लाइट माइक्रोस्कोप में उसको अच्छे से देखा जा सकता है। ये इसकी रेंज बताई गई अलग अलग, और उसको कैसे हम देखें जो हमारी रेंज के बाहर की हैं ना, उसके भी बताया गया है। तो हमारा तो रेंज देखो जहाँ से ही ख़त्म हो जाता है बच्चों, फिश एग तक, ये तक, ठीक है। उसके नीचे तो हम देख ही नहीं पाते कुछ भी। आगे देखते हैं बच्चों। हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब एग्जामिनिंग कर रहे थे पतली स्लाइस मतलब कोई भी टुकड़ा, पीस, किसका? कॉर्क का। कॉर्क मैंने बताया बच्चों आपको, प्लांट, कोई भी ट्री हो, प्लांट हो, उसकी जो बाहर वाली लेयर रहती है ना, जिसको हम छिल्लड़ भी बोलते हैं कई बार, वो कॉर्क होती है। ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, उसने बहुत छोटे डिब्बों जैसे कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया था, देखा था। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ये पता है ना आपको, रॉबर्ट हुक के, जो साइंटिस्ट था जो उसने सेल की खोज की थी। एंड नेम्ड देम सेल्स, तो उसने इनका नाम सेल्स रख दिया था। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग
तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आपकी लेबोरेटरी में लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। तो वो क्या देख सकता है, यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस रहते हैं जो मतलब जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, देखते हैं, जैसे सेल को स्टडी किया हमने, तो जहाँ पे सेल को रखेंगे ना, उस उसके नियरेस्ट जो लेंस रहेगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये देखो आपके यहाँ पे ना दिखाया भी गया है लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये आपकी लेबोरेटरी में भी मौजूद होगा। ये देखो, ये आई पीस है इसका, यहाँ पे एक लेंस होता है, उसको हम आई पीस बोलते हैं। ये कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, मतलब मोटा मोटा इसके साथ हम एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत बारीकी से नहीं, इसको पहले कोर्स एडजस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये बॉडी ट्यूब है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस, जहाँ पे हम किसी भी मटेरियल को रख लेते हैं स्लाइड के अंदर, जैसे हमने सेल को रख लिया, तो जहाँ से स्टडी किया जाता है इन लेंस की सहायता से, ऑब्जेक्टिव लेंस की, देख सकते हैं इसको हम। ये इसका हैंडल, फाइन एडजस्टमेंट नोब रहती है इसकी। ठीक है बच्चों, मतलब बहुत बारीकी से अगर हमने एडजस्टमेंट करना है, मतलब हमें चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने तो लग गया, बट उतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा, तो हम जहाँ से एडजस्ट करेंगे उसको फाइन एडजस्टमेंट नोब से। ये एक बटन रहता है गोल गोल सा, इसको घुमाते रहते हैं। ठीक है, ये मिरर रहता है, ये मिरर का काम क्या है, जो लाइट रेज आती है ना जो इस पर टकराती हैं, तो ये अंदर यहाँ पे रोशनी कर देता है, यही काम होता है मिरर का। शीशा है एक बस, ये बेस है, इसको हम रखने के लिए काम आता है, यहाँ पे रखना है, टेबल पे रखना है ना, तो यहाँ से इसको आसानी से रखा जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दिखाई गई है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो रहते हैं उनकी पावर कौन सी रहती है, 100 या 40x टू अचीव बेटर मैग्नीफिकेशन, ताकि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर बन सके। बेटर मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन में आपको बताया बच्चों, किसी भी चीज़ का बड़ा होकर दिखना उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। एंड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन जो क्लियर दिखे वो, उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं किसी भी लेंस की। अंडर विजिबल लाइट, कहाँ पे दिखना है हमने, जहाँ पे लाइट रहती हो, सूरज की रोशनी या बल्ब की लाइट रहती हो ना। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जैसे फिगर 2.2 में दिखलाया गया है, आपने माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट को देखना है। इन यूर स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, और इसके अंदर आपने बहुत छोटी छोटी संरचनाएं देखनी है, फाइन स्ट्रक्चर देखने हैं, जैसे सेल को देख लिया, अमीबा देख लिया है ना, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको देख लिया, तो ये आपने देखना है सारा। अंडर दिस माइक्रोस्कोप यू विल सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इस माइक्रोस्कोप में आप मैग्नीफाइड इमेज देख पाओगे, मतलब कोई चीज़ एक्चुअल में तो छोटी है, वो बहुत छोटी है, मतलब हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, बट उसको वो बड़ा करके दिखा देता है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। इमेज मतलब तस्वीर किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज, क्या आप इसके एक्चुअल साइज को एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि इसका एस्टिमेट साइज क्या रहता है। हाँ बच्चों, वहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। आओ हम इसके एक्चुअल साइज का, किसका, सेल के एक्चुअल साइज कौन सा है, कैसा साइज है उसका, वो एस्टिमेटर लगाए। तो आपने क्या लेना है, टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग, तो वो अपने एक ट्रांसपेरेंट, मतलब वो चीज़ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच हमारा होता है, ग्लास है ना, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ऐसा एक रूलर लेना है, मतलब स्केल लेना है आपने, जिस पे मिलीमीटर तक मार्किंग लिखी हो। जैसे हमारा स्केल आता है लाइन वाला है ना, सेंटीमीटर मार्किंग होता है उस पर, तो ये मिलीमीटर वाला लेना है, बहुत छोटी मार्किंग होनी चाहिए उस पर। तो प्लेस द रूलर ऑन दी स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, तो आपने रूलर को कहाँ पे रखना है, माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है। स्टेज मतलब जहाँ पे हमने कुछ स्टडी करना हो ना, वो उसका एरिया को हम स्टेज बोलते हैं।
ये देखो यहाँ पिक्चर में भी शायद दिखाया गया, ये चीज़ ना स्टेज है, ये देखो ये लिखा हुआ है स्टेज, मिरर के ऊपर में क्या लिखा हुआ है स्टेज। तो ये वाली एरिया जो है स्टेज है, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को जिसको स्टडी करना है, जैसे सेल को यहाँ पे रख देते हैं स्टेज के ऊपर। एक बच्चे यहाँ पे कोर्स लिख रखा है इन्होंने ना, तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पे कोर्स आना चाहिए, ये जो लिखा है ना कोर्स, तो इसके स्पेलिंग एक्चुअल में क्या होते हैं, COARSE, कॉरस होते हैं इसके स्पेलिंग एक्चुअल में। आप देख लो थोड़ा सा, शायद आपकी बुक में सही लिखे हों, या आप थोड़ा सा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना कि इसकी स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी हुई है, कोर्स एडजस्टमेंट नोब की, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से इसके स्पेलिंग आएंगे COARSE, कॉरस। चलो बाद में देख लेंगे हम, आप भी थोड़ा ध्यान दे लियो, ठीक है बच्चे। तो आपने क्या करना है, प्लेस द रिबन ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, आपने माइक्रोस्कोप की स्टेज पे उसको रख देना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आप भूल तो नहीं गए ना, हम देखने जा रहे हैं कि सेल का साइज एक्चुअल में रहता क्या है, मतलब वो नैनोमीटर में है, mm में, माइक्रोमीटर में, किस में है वो उसका साइज, ये देखने जा रहे हैं। प्लेस फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब, अब वो एडजस्टमेंट नोब हमने यूज़ करनी है और इसको फोकस करना है। फोकस का मतलब उसको इतनी दूरी देनी है कि वो हमें क्लियर दिखने लग जाए, इसको हम बोलते हैं फोकस करना। एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन mm। अब इसको हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है डायमीटर को, सर्कुलर फील्ड को जो हमें आई पीस में दिख रहा है, इसको हम मेजर करेंगे mm के से। अगले देखो 3.3 वाला पॉइंट, कन्वर्ट द डायामीटर फ्रॉम mm टू माइक्रोमीटर। अब डायामीटर को हमने mm से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। होता है ना बच्चों, यूनिट को हम बड़ी छोटी बना देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदला सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में। तो हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ी यूनिट है ना जो mm, उसको माइक्रोमीटर में चेंज कर रहे हैं, छोटी यूनिट में। तो एक माइक्रोमीटर में जितने भी आते होंगे mm में जितने माइक्रोमीटर आते हैं ना, वो उससे गुना कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज़ 5 mm, मान लो कि 5 mm तक है उसका डायमीटर, तो हम 5 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो आपको पता चल गया ना कि कितने mm में, 1 mm में कितने माइक्रोमीटर रहते होंगे। हाँ बच्चों, 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर रहते हैं, 1 mm में 1000 माइक्रोमीटर। तो जितने mm आ गया उसको हम 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 5000 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर निकल के आ गया। रिमूव द रूलर एंड प्लेस एन ओनियन पील स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब जो आपने स्केल रखा था, रूलर रखा था ना स्टेज पे, उसको आपने हटा देना है, वहाँ से उतार देना है, और उसकी जगह पे आपने रखना है ओनियन पील, मतलब प्याज के छिलके को रखना है, ओनियन पील, पील मतलब छिलका उसका। तो उसकी एक स्लाइड बनानी है आपने, वैसे ही जैसे एक कांच की रहती है एक स्लाइड, उसको आपने वहाँ पे रख देना है, स्लाइड को प्रिपेयर करके स्टेज पे। 5 नंबर पॉइंट, फोकस ऑन दी स्लाइड। अब स्लाइड को ध्यान से देखना है, फोकस करना है उस पर, कि जब तक कि वो ना दिखे, इस चीज़ को हम फोकस बोलते हैं। एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। अब उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने दिख रहे हैं आपको स्लाइड में, किस चीज़ के सेल के देखने हैं आपने बच्चों, ओनियन पील की, मतलब एक प्लांट सेल को आप देखने जा रही हो। अब ओनियन क्या है, एक प्लांट का पार्ट है, तो आपने उसमें सेल देखने हैं ओनियन में, तो ओनियन के छिलके में वो नंबर ऑफ सेल्स आपने काउंट करने हैं। कितने काउंट करने हैं, जितना डायामीटर है उसका फील्ड ऑफ व्यू है इन द वन स्ट्रेट लाइन। अब एस्टीमेट लगा के देखो द रियल साइज ऑफ द सेल इज यूजिंग द फार्मूला। तो इसका एक फार्मूला बन के आ गया है,
तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर रहते हैं। ये इसका कन्वर्सन फार्मूला है बच्चों, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब एस्टीमेट ऑफ ओनियन पील सेल के कितना रहेगा साइज़, तो वो रहेगा जितना डायामीटर है विजिबल फील्ड का माइक्रोमीटर में और नंबर ऑफ सेल्स अलॉन्ग द डायमीटर, उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक सेल का निकल के आ जाएगा। हमने जितने भी मिलीमीटर डायामीटर में उसको काउंट किया है माइक्रोमीटर में, ठीक है बच्चों, तो जितने उसके नंबर ऑफ सेल जो उसमें आ गए थे डायामीटर में, तो उसके हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सेल का जो है साइज़ निकल के आ जाएगा। ये मैथ का ही क्वेश्चन है बच्चों एक तरह का। अब देखो, सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर इन दैट केस। मान लीजिए 25 सेल आपने काउंट किए हैं एक डायमीटर में, उसमें जितना भी उसका साइज़ था डायमीटर का। द साइज ऑफ वन ओनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 25, तो ये 200 माइक्रोमीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 25 जो है ना सेल हैं डायमीटर में हमने देखे हैं, तो उसको हम नंबर ऑफ सेल को किससे डिवाइड करना है, 5000 माइक्रोमीटर से। 5000 ही क्यों लेना है, क्योंकि वही तो हम जहाँ पे लिख के आए थे ना उसका डायमीटर विजिबल फील्ड का, वो माइक्रोमीटर में था, उसको हमने मिलीमीटर में था, उसको हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया था, तो वो 5000 माइक्रोमीटर बन के आ गया था। जो साइज आएगा हमारा सेल का वो भी माइक्रोमीटर में आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो भी हम धीरे धीरे करके ना अपलोड करते रहेंगे। आप इसको पहले ध्यान से स्टडी करो, बाद में मतलब और भी इसका जो है ना स्टडी गहरी होती जाएगी। आपने बेसिक चीज़ों को पहले सीखना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी यहाँ पे वर्ड्स आए हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है बुक में, वो सारा मतलब उसको समझ के करना है आपको, ठीक है बच्चे। तो थैंक्स बच्चे, अगली बार फिर मिलते हैं। ओके बाय।